आयजा। तो जो एक, तो अभी हमने अब तक कौन से दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? प्रोफेशनल और उसको रीड नहीं करा है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल याद रहेगी हमेशा, चीजें याद रहेंगी। सेकंड चीज हमने कौन सी पढ़ ली? रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट। रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए हरकत करनी पड़ेगी। वो हरकत क्या है? वो हरकत है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन। वो हरकत कंफर्मेशन नहीं है मैडम। क्यों? कंफर्मेशन से तो एविडेंस मिलेगा। मुझे प्लानिंग फेज में एविडेंस थोड़ी ऑब्टेन करने हैं, मुझे तो प्लानिंग फेज में रिस्क आइडेंटिफाई करना है। अगर आईक्यू का ईयर एंड जून है और अभी आप अप्रैल मई में आईक्यू का ऑडिट करने आएंगे, तो आप कहेंगे यार मुझे रिस्क लग रहा है कि रेवेन्यू सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा। प्यारे बच्चे, रिस्क है। इससे आपको एविडेंस नहीं मिला है कि आईक्यू का रेवेन्यू। हाँ, एविडेंस के लिए फिर आप कंफर्मेशन भी भेजेंगे, फिर एडमिशन फॉर्म भी देखेंगे। ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाएंगे। डन हो गया? अच्छा, मैं आपसे एक बात अर्ज करता था, ये आज की क्लास अगर आपके समझ आ जाएगी, आपको ऑडिट समझ आ जाएगा, ऑडिट है कैसे वो समझ आ जाएगा। पिछली जो 6-7 क्लासेस हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की, वो क्यों पढ़ी, वो क्यों मेहनत करी, वो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है अगर हम डायरेक्ट कोई आइजा स्टार्ट करते। ये सारी बातें आपको आज इंशाल्लाह, कि जब तक इस सब्जेक्ट की अप्रोच मुझे और आपको नहीं पता होगी, पढ़ाने वाले को नहीं पता होगी, पढ़ने वाले को नहीं पता होगी, पेपर पास नहीं हो सकता। ये बात मेरी सुनिए। और अभी एक चीज, आज की क्लास में सिर्फ 1-1.25 घंटा आप लगाएंगे अच्छे से, तो मेरे भाई ये सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी। सही है? आपका भी रोजा है, मेरा भी रोजा है, मैं आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है। सही है? ऐसा नहीं है कि जी अगर आपकी यही है कि जी थक गया हो, नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर मेरा मशवरा है कि फिर रोजा ना रखें। फायदा क्या यार इस चीज का? तो मुशक्कत का नाम है तो ये चीजें रोजा यार, कि आपने सारी चीजें करनी है। तो अगर सारी चीजें करके 18-20 घंटे सोना ही है और कुछ काम ही नहीं करना अफ्तारी तक, तो फिर फायदा क्या यार? फिर तो उसका पर्पस ही डिफीट हो गया हमारा। क्या यार बात समझ आती है? सबने रेडी रहना है भाई। मैं आपसे हमेशा कहता था एक डायग्राम है जो कि हम बनाएंगे, और वो डायग्राम किस चीज की है? ऑडिट की। ऑडिट के कितने एलिमेंट्स? पहला शेयर होल्डर मैनेजमेंट एंड दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा IFRS, चौथा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, पांचवा रिपोर्ट स्लैश ओपिनियन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? सबके क्लियर है? हम सारे यहाँ पे डन हो गया? हमने आज के क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है भाई? रिलेटेड पार्टी। प्यारे बच्चों, रिलेटेड पार्टी का नाम है आइजा 550। मेरी आपसे गुजारिश होगी आप लोग नोट ना करें। तो बस आज की क्लास में अब फिर भी नोट कर रहे हैं, इस चीज को भी नोट कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि नोट, सर ने कहा खुदा का वास्ता है नोट, इस चीज को भी नोट किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना हमने। मेरी आपसे पर्सनली गुजारिश है कि आपने नोट नहीं करना। सही है? मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगा। मैं चाह क्या रहा हूं आपसे, एक जो होती है ना कि एक चीज समझ आ जाती है ना कि यार ये सब्जेक्ट ये है, ये टॉपिक ये है, वो एक बात, एक चीज क्लिक कर गई ना आज आपको, और सारी जो हमारी पुरानी मेहनत है वो अगर क्लिक कर गई, आपको पूरा कोर्स क्लिक कर जाएगा प्यारा। जो पूरा सब्जेक्ट में आपको एक तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो बिल्कुल नोट ना करें, नोट करने का टाइम मैं आपको दूंगा। तो बस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सुनना है और मुझे मुझे चल, बस ये काम, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। ये टॉपिक आज की क्लास में हम खत्म करके उठ जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा खत्म हो गई। क्लियर? हम सारे यहाँ पे, मेरा मेरा वादा है आपसे। सही है? कौन, इसका नाम क्या है? आइजा 550 रिलेटेड आर पे लिखा हुआ है मैंने। सही है? रिलेटेड पार्टी। मेरी अगेन सबसे रिक्वेस्ट है नोट ना करेगा। मैं अगर, किसका फायदा है अगर मैं आपसे कह रहा हूँ नोट ना करें, तो मैं आपका नुकसान चाहूंगा? नुकसान आपका क्या चाहूंगा? पर मैं आपसे ये क्या, मैं अभी आज, अच्छा अब मेरी बात सुनो। आइजा 550 रिलेटेड, ये स्टैंडर्ड इस दुनिया में क्यों आ रहा?
पार्टी है। ये स्टैंडर्ड क्यों आया? रिलेटेड पार्टी है, क्या पता है? होल्डिंग सब्सिडरी, ये रिलेटेड पार्टी है, तो ऐसा क्यों आया भाई? हाँ, रिलेटेड पार्टी आइजा 550 इसलिए आया बिकॉज एक IFRS है जिसका नाम है IS 24, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट कैफ FR2 और FR1 और IA में नहीं है। FR2 FR1 और IA में नहीं है। ये रिलेटेड पार्टी का टॉपिक आपको कैफ लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, फाइनल लेवल पे कोई पढ़ाता नहीं है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि आप कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। ये वाकई में ऐसा, मतलब कौन फाइनल में आपको रिलेटेड पार्टी पढ़ाएगा जब कंसोलिडेशन, IFRS 9 और शेयर बेस्ड पेमेंट। सर NQ 3 महीने का तो कंसोलिडेशन पढ़ाते हैं फाइनल में, 30-40 नंबर का पेपर वहां से आता है। IFRS टू शेयर बेस्ड पेमेंट, ये तो फिर चीजें रेलिवेंट रिलेटेड, तो ये सारी चीजें ऐसे ही निकल जाती। सही, हम थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। IFRS 4, IS 24, इसका भी नाम क्या है? माशाल्लाह जबरदस्त। उसका भी नाम क्या है? IFRS से पता है ना सबको क्या है? ये आपसे कुछ चीजें चाहता है। ये स्टैंडर्ड आपसे, ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बहुत कम है, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड ज्यादा है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि रिलेटेड पार्टी को आपने आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टी को आपने का मतलब अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्ड तब तक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपने का मतलब मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है। अगर रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे बताएं रिलेटेड पार्टी है क्या? तो मैंने कहा ये अगर एक कंपनी है, इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी होगी वो इसकी रिलेटेड पार्टी होगी। इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो इसकी रिलेटेड पार्टी होगी। इस होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी होगी वो भी इसकी, किसी कंपनी ने इस कंपनी में अगर 20% या 25% तक इन्वेस्टमेंट करी है जो कहलाती है क्या? ये भी इसकी क्या होगी? और इस कंपनी ने अगर किसी और कंपनी में 20 या 25% तक इन्वेस्टमेंट करी है तो ये भी क्या कहलाएगी? ये एसोसिएट्स होल्डिंग सब्सिडरीज आर कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे या मैं कह लूं की मैनेजमेंट पर्सनल होंगे, जिसमें डायरेक्टर आ गया, CEO आ गया, उनके साथ भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड पार्टी। तो सबसे पहले तो मुझे बताया गया व्हाट आर दी रिलेटेड पार्टीज। व्हाट आर द रिलेटेड पार्टीज? 1 2 3 4 5 6, ये आज 6 रिलेटेड पार्टी पढ़ा रहा हूँ। ये 600 रिलेटेड पार्टीज। क्या अलग बात समझ आ रही है? अभी IS 24 की तरफ नहीं जाना था ना, अभी तो हमें ये समझ में आ जाए कि रिलेटेड पार्टीज है क्या। होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, एसोसिएट्स भी है, की मैनेजमेंट पर्सनल भी है। आगे जाके हम पढ़ेंगे की मैनेजमेंट पर्सनल के जो रिश्तेदार हैं वो भी रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। डायरेक्टर की बेटी के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। क्या याद एक बात समझ आती है? अच्छा, सबने एक्टिव रहना है, नोट किसी ने नहीं करना। तो जब मेरे ऊपर मतलब मैनेजमेंट के ऊपर ये हुक्म जारी हुआ कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करो, अकाउंट फॉर करो एंड डिस्क्लोज करो, तो मैनेजमेंट ने पूछा कि रिलेटेड पार्टी क्या होते हैं? जवाब आया रिलेटेड पार्टीज ये होती है। और रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करके क्या करो? अकाउंट फॉर करो एंड क्या डिस्क्लोज करो? रिलेटेड पार्टी का नाम डिस्क्लोज करो। रिलेटेड पार्टी का, बहुत शुक्रिया, रिलेटेड पार्टी का नाम, उसके साथ तुम्हारा
क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या रिलेशनशिप है? मेरी सब्सिडरी पेरेंट की सब्सिडरी है, मेरी होल्डिंग कंपनी है, मेरी एसोसिएट है, डायरेक्टर की बेटी है, ये उसका रिलेशनशिप है। तीसरी चीज, उसके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शंस करी, उसके साथ आपने क्या, ये तीन चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज। भाई क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर, क्लियर हो? ये आपके ऊपर एक हुक्म जारी हुआ है, किसकी तरफ से? आईएफआरएस। आईएफआरएस किसको एड्रेस करता है? मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद, बिल्कुल सबने एक्टिव रहना है। सुनिएगा मेरी आज की क्लास अगर समझ में आ गई, समझो 90% कोड समझ आ जाएगा, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल एक्टिव रहना है। अच्छा, तो नेम, रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, क्लियर? ये आईएस आईसा 550 क्यों आया? अगर उल्ट सीधे हाथ पे कोई चीज लिखी हुई है तो उसका आंसर आपको उल्टे हाथ से लाजमी मिलना है। अब आयजा 550 किसके ऊपर आया? के ऊपर आया। क्यों आया? क्यों आया भाई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? क्या एफएस आईएफएस क्यों ले? तो जिसकी वेरिफिकेशन का वर्ड मैंने अभी तक आपके साथ पूरी 7-8 क्लासेस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में यूज नहीं करा है। मैंने वेरिफिकेशन का वर्ड यूज नहीं करा है, वो लेवल का वर्ड यूज नहीं करना होगा, हमने ऑडिटिंग वर्ड यूज करना है। हाँ जी, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा सही बोलो, अच्छे वर्ड्स बोलो। क्यों आईसा 550 आया है? हाँ, मिस स्टेटमेंट तो 7वीं क्लास, अभी पहली क्लास से आंसर सोच, फिर दूसरी से सोच, फिर तीसरी से सोच, पूरा आईसा बन जाएगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? किस चीज के ऊपर? रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज के ऊपर? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिलेटेड पार्टीज आ रही हैं, वो क्या, वो कौन सा आईएफआरएस? क्या वो आईएस 24 के हिसाब से है कि ये मेरी जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला काम, पहला फेज जबरदस्त। प्लानिंग में क्या करूंगा? ऑडिट। ये ना बोले ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, ये बोले कि रिलेटेड पार्टी को रिलेटेड पार्टी पढ़े, रिलेटेड पार्टी। ये ना बोले कि एफएस इज इक्वल टू आईएफआरएस, ये बोले एफएस इज इक्वल टू आईएस 24। तो पहला काम रिलेटेड पार्टी पे रिस्क आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम उस रिस्क के अगेंस्ट। तीसरा काम, अगर मैनेजमेंट ने आरपी को डिस्क्लोज नहीं किया तो एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है, तो कौन सी ओपिनियन दे दूंगा? उसमें कौन सी ओपिनियन? क्वालिफाइड। मैनेजमेंट आरपी का डेटा ही आपको नहीं देती, हो गया ऐसा, हो गया ऐसा। तो समझ आ रही है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों? आप सोचे अपना हाल, हम पहली क्लास में ऐसा 550 पढ़ रहे, बच्चों को पता ही नहीं है। हाँ जी, ऑडिट साइकिल क्या है जी? आरपी पे चले ये करते हैं जी, फिर ये करते हैं, चले फिर ये करते हैं, 3 स्लाइड घुमाई तो फिर खत्म। ये इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, टीए टेस्ट ले लेगा, क्विज ले लेगा, बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, खत्म। तो फॉर्म में जाता है पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर लेवल पे भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, अगर कौन से लेवल पे? सीनियर मैनेजर। कौन से लेवल का मतलब क्या है कि फॉर्म में कितने साल गुजार चुके होगे? 13-15 साल फॉर्म में गुजार चुके हो। वो आपसे पूछता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल तो देना। वो आपसे पूछ रहा होता है क्या? तो क्यों? उसको पता है कि बच्चे को थियोरेटिकल नॉलेज तो पता होती है, या इतने एक्सपीरियंस बंदे को भी थियोरेटिकल नॉलेज तो पता होगी, लेकिन उसको ये तो पता चले कि क्या से प्रैक्टिकली ये चीज अप्लाई करी भी है कि नहीं है। पहला सवाल आपसे ये करता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रैक्टिकली कभी अप्लाई करें, एक्सप्लेन तो करो। ऑडिट क्वालिटी होती क्या है, एक्सप्लेन तो करो।
कि यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो आईसा 550 किसके ऊपर नाजिल हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, ऑडिटर। और ऑडिटर के ऊपर, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? To prepare FS in accordance with IFRS, to obtain reasonable assurance के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आरपी के डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं, क्या वो एज पर IAS 24 है या नहीं? और इसके ऊपर ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो कौन से फेज का है? पहले इस दुनिया में ऑडिट प्रोसीजर आया है कि ऑडिट रिस्क आया है? तो पहली जिम्मेदारी आपकी कि आपने रिलेटेड पार्टी के ऊपर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करनी। दूसरी जिम्मेदारी उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड जो पढ़ा है उसको मिक्स करेंगे तो अगला स्टैंडर्ड हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें मैं ये पिछले 5-6 क्लासेस जो हमने ली है इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली उस क्लासेस को आप लोग बेसिक चल रहा है, आप बोल तो बेसिक ऐसे रहे हो तो जैसे आप ऑडिट पढ़ के आए हो और आप कह रहे हो यार सर क्या ये बहुत बड़ी। अगर आपने सीरियसली नहीं ली उन 5-7 क्लासेस को तो आपने अपने करियर के साथ और आगे आने वाले 4-5 महीने की क्लासेस के साथ बड़ा जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं मैं फारिग नहीं हूं ना, मेरे पास टाइम है। अगर मैं आता हूं और आपको 1.5-2 घंटे के लिए बुलाता हूं तो कोई आपके फायदे की ही बात होगी, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। जरूरत आपको इस चीज की, इस तालीम की जरूरत आपको है, मुझे नहीं है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा स्टार्ट करते हैं। पहला काम जल्दी बता दे, पहला काम रिलेटेड पार्टी पे क्या करूं? रिलेटेड पार्टी पे क्या करूं? रिस्क। रिलेटेड पार्टी पे रिस्क। एक काम करते हैं, ऑब्टेन एंड ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। सारे वर्ड्स वहां पे लिखे हुए, मैं आपको जब लिखने के लिए दूंगा तो मैं एक एक वर्ड हिज्जे भी करूंगा, तलफ्फुज भी करूंगा। सही है? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी। एज एन ऑडिटर मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। किससे करूं? सही कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है, किससे करूं? है जी, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट। ध्यान हो गया? क्या इंक्वायरी करूं? जी क्या इंक्वायरी करूं? नेम, रिलेशनशिप और रिलेटेड पार्टी के नाम बता दो, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बता दो, उनके साथ क्या। आईजा 550 क्यों आया इस दुनिया में? समझ आया? IAS 24 इस दुनिया में क्यों आया? IAS 24 इस दुनिया में क्यों आया? हाँ जी, हाँ जी, इसकी एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, वो समझ आ जाएगा तो IAS 24 समझ आ जाएगा। IAS 24 समझ आ जाएगा तो आइजा 5, सारी चीज घूमी इसी चीज के रही है। FS इज इक्वल टू IFRS। एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल सुनिएगा और इसके फाइनेंशियल स्टेटस की, इसकी वो जो केस स्टडी है वो पोर्टल पे अपलोड भी कर दीजिएगा। वो किताब में भी आ रही है, किताब लाजमी लेनी है, अगर आपसे हैंडआउट कोई नहीं है, सब कुछ कहां पर है? किताब में। सही है? सिल्क बैंक। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई पुराना दोस्त है और उसके पास किताब पढ़ी भी है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो किताब यूज कर लें। खुदा ना खास्ता कोई चेंज आएगा, 10-15-20 पेज आगे होंगे तो वो आप मुझसे अलग से ले लीजिएगा, बट वापस से मजीद नई किताब में, नई किताब में, पुरानी किताब में कोई सिग्निफिकेंट अपडेट नहीं है। पेपर महंगा हो चुका है, जो किताब पहले 800-1000 की मिल रही थी वही किताब अब आपको, तो अगर किसी दोस्त यार के पास किताब है तो आप उससे वो किताब ले लीजिएगा। किताब में इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा
लेकिन ये नहीं कि वो दोस्त मिल ही नहीं रहा तो किताब भी नहीं मिल रही, और किताब भी नहीं मिल रही तो फिर क्लासेस भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, और फिर ये नहीं कि सर आप ही ने बोला, सही है, बिकॉज दोस्त आपको बोलेंगे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तो फिर रिजल्ट तक ऐसा ना हो कि आप भी ना पढ़े, और चले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूं कि जो वॉलंटरीली, पुराने ग्रुप जो होते हैं वो वॉलंटरीली किताब अगर रखवाना चाहते हो, उनमें से किसी में आपने लेनी हो तो ले लीजिएगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं है चीज, सही है। अच्छा, सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन सुन ले, सब आ जाए, सब रेडी, सब रेडी है। सिल्क बैंक ने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, किसमें? सिल्क बैंक ने इन्वेस्टमेंट करी थी किसमें? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में। कितने रुपए के? 1000 रुपए के। ये 1000 लिखा भाई, ये 1000 मिलियन है, मतलब 1 बिलियन, ठीक है। कितने रुपए के? 1000 रुपए, ध्यान समझने के लिए, हम वैसे ही जीरो है, कहाँ जीरो संभालेंगे तुम्हें, ठीक है। कितने? उसकी मार्केट वैल्यू आज क्या तारीख है? 28 दिसंबर 2021। आज तारीख है 28, और 28 दिसंबर को शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ये कितने में ट्रेड हो रहा है? 450। तो मेरे भाई कितने का अनरियलाइज्ड लॉस पड़ा होगा? थोड़ा बहुत। हाँ, कितने का अनरियलाइज्ड लॉस? बेचा थोड़ी है। अनरियलाइज्ड लॉस कितने का हो गया? 550 का अनरियलाइज्ड लॉस। और ये अनरियलाइज्ड लॉस डायरेक्टली जाके किसको हिट करेगा? इक्विटी को हिट करेगा। ये डायरेक्ट जाके प्रॉफिट को हिट करेगा, इक्विटी को हिट करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? प्रॉफिट 450 मिलियन से कम हो जाएंगे, एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट 450 मिलियन से कम हो जाएंगे। ये कौन था? सिल्क बैंक ने ये शेयर्स 29 दिसंबर 2021 को बेच दिए। किसको? आरिफ हबीब को। कितने के? कितने के? जमीर क्या कहता है, ऐसे कितने का बिकना चाहिए? नहीं, बेच दिया 1000 का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लॉस रिकॉर्ड करना है। पाकिस्तान में जो ट्रांजैक्शन होती है वो T+2 कहलाती है। टी का मतलब ट्रेडिंग डेट या ट्रांजैक्शन डेट, +2 का मतलब 2 दिन बाद क्या होगी? सेटलमेंट होगी। ट्रांजैक्शन आज करता हूं, सेटलमेंट 2 दिन बाद। इसकी T+22 सेटलमेंट कब? मार्केट में एक चीज 450 की मिल रही है, पता चला आरिफ हबीब सिल्क बैंक का कौन है? जल्दी बता दें। और जब आरपी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। अगर आरपी नहीं होती तो 450 मिलियन का लॉस होता। आरपी है तो उसकी मदद से 450 मिलियन का लॉस आपने क्या कर लिया? सेव कर लिया, बचा लिया। सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, तो हम भी ऑडिट करते हैं, हम भी देखते हैं। हमने कहा ठीक है, हम वेट करते हैं 28 दिसंबर प्लस 22, कौन सी तारीख का, कि आरिफ हबीब पैसा देता भी है कि नहीं देता है। आरिफ हबीब पैसा देता भी है कि? तो बस अगर आरिफ हबीब ने पैसा नहीं दिया तो हम कहेंगे रिसीवेबल को इम्पेयर कर दो, इम्पेयरमेंट हम रिकॉर्ड करवा लेंगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आरिफ हबीब ने 22 जनवरी को 1000 रुपए दे दिए। आरिफ हबीब ने कब? मजे की बात है कि सिल्क बैंक ने 18 जनवरी को आरिफ हबीब को 1000 रुपए का लोन दिया था। ये डिस्क्लोज्ड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है। बैंक का काम है लोन देना। बैंक ने सेटलमेंट से 2 दिन पहले आरिफ हबीब को लोन दिया, कितने का? आरिफ हबीब ने वही पैसे वापस किसको दे दिए? सिल्क बैंक को दे दिए। सिल्क बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने आप को ही बेच के
450 मिलियन के लॉस से बच गई प्यारे बच्चों। ये सारी चीजें उसने कैसे कर ली? रिलेटेड पार्टी के साथ। करने वाला कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये हमारे आज के चार्टर्ड अकाउंटेंट नानदी। हाँ सही है। तो करने वाला कौन? इसने एक स्कीम बना। कैसे स्कीम बना के? पैसा भी अपने पास। हाँ पैसा वहां से गया, वहां से पैसा वापस आया, बस इन्वेस्टमेंट थी वो निकली यहाँ से 450 मिलियन लॉस से। ये काम आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोग कर भी नहीं सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा, ये एक वर्ड है जिसको हम आगे डिस्कस करें। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? मैं अब एक और आसान एग्जांपल देता हूं आपको, एक और आसान एग्जांपल। आज 28 दिसंबर है, मेरे आज की तारीख में लॉसेस आ रहे हैं, मेरे आज की तारीख में लॉसेस आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, मेरी सब्सिडी है, सब्सिडी का मतलब मेरी नौकर है, सब्सिडी का मतलब मेरी गुलाम है। तो मैं उसको बोलूंगा चल बेटा 50 की चीज 100 में खरीदेगी। 50 की चीज अब 100 में बेचूंगा तो मेरा सेल 100 रुपए से बढ़ जाएगा, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, मेरे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और मैं लॉस में था, प्रॉफिट लॉस। स्टैंडर्ड कहता है ऐसी ट्रांजैक्शन को आप आइडेंटिफाई करें, और ताकि शेयर होल्डर को पता चल जाए कि इस 50 रुपए के प्रॉफिट में से 40 रुपए का प्रॉफिट तो आपने घर से कमाया है, सब्सिडी से कमाया। तभी IAS 24 क्या कहता है? डिस्क्लोज करने का। क्लियर है हम सारे यहाँ पे बच्चों? अच्छा दो ट्रांजेक्शन क्लियर है हमें सारी। अच्छा तो भाई इंक्वायरी करी, किससे इंक्वायरी करी? मैनेजमेंट से। क्या? नेम, रिलेशनशिप, फिर मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी अबाउट इंटरनल कि भाई रिलेटेड पार्टी में तो एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, रिलेटेड पार्टी में तो एरर और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा। चूंकि रिलेटेड पार्टी में एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती थी? इंटरनल कंट्रोल। तो भाई मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल है, आप किस तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं एंड डिस्क्लोज करते हैं। रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन ऑथराइज करता है और कौन अप्रूव करता है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन है, क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है आपको? नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो उनको कौन ऑथराइज करता है और उसको कौन अप्रूव करता है, इस वर्ड को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। द पॉइंट इज आरपी के साथ ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कौन ऑथराइज करता है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि वो आपका बिजनेस है ही नहीं, तो फिर भी आपने वो ट्रांजैक्शन किसके साथ कर ली? रिलेटेड पार्टी के साथ। अगर आपने वो ट्रांजैक्शन करी है तो वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल, बिकॉज आपका बिजनेस ही नहीं है बच्चों। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? ये काम कर दिया। जहां रिलेटेड पार्टी के नाम वगैरह पता चलेंगे आपको, आपने फौरन से वो सारे नाम किसको बताने हैं प्यारे बच्चों? एंगेजमेंट टीम को क्या करना है सारे नाम? प्यारे बच्चों एंगेजमेंट टीम को क्या करना है सारे काम? एंगेजमेंट टीम का मतलब जो ऑडिट टीम, जो ऑडिटर्स होंगे। क्यों? अगर आप ये ट्रांजैक्शन भी देखें तो इन्वेस्टमेंट पे कोई और काम कर रहा होगा, बैंक पे कोई और काम कर रहा होगा, रिसीवेबल पे कोई और काम कर रहा होगा। तो जी आप पूरी एंगेजमेंट टीम को कि भाई ये कंपनी के 4 रिलेटेड पार्टी है, इनको थोड़ा देखते रहे, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो तो मुझे बताना। डन हो गया प्यारे बच्चों। मेरा पहला काम खत्म हो गया। मैंने क्या काम कर लिया? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करता हूँ? रिस्क को तो आ जाएंगे रिलेटेड पार्टी के ऊपर। अब हम क्या करने जा रहे हैं? रिलेटेड पार्टी के ऊपर अब हम क्या करने जा रहे हैं? रिलेटेड पार्टी के ऊपर अब हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला रिस्क, रिस्क नंबर 1, मैनेजमेंट ने आप बताते हैं जो ट्रांजैक्शन होगी वो आप। और इसके अलावा तो बहुत अच्छा बता दिया, थोड़ा सा गंदा वाला।
हाँ जी, ये बहुत अच्छा पता है, सबसे गंदा वाला। मैनेजमेंट ने आपको कहा मेरी रिलेटेड पार्टी है, नाम है ए, रिलेशनशिप है होल्डिंग कंपनी, ट्रांजैक्शन है सेल्स। मुझे बता दें पहला ऑडिट रिस्क क्या है। मैनेजमेंट ने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आपको नहीं बताई होगी, पहला रिस्क ये है यार। मैनेजमेंट ने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आपको, तो मतलब किस चीज की बात चल रही है प्यारे बच्चों, किस चीज की बात चल रही है? कंप्लीट रिस्क। किस चीज की बात चल रही है? तो पहला रिस्क क्या मतलब कि जो मैनेजमेंट ने लिस्ट दी है आपको रिलेटेड पार्टी की, वो इसके अलावा भी और रिलेटेड पार्टीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने आपको अभी तक कम्युनिकेट नहीं करी। क्या यहां तक बात समझ आती है मुझे? दूसरा रिस्क, आरपी तो मैनेजमेंट ने बता दी, लेकिन इन आरपी ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं किया। भाई आरपी तो है, बता भी रही है, लेकिन जो इतनी बड़ी कहानी है इसको सही से डिस्क्लोजर नहीं देगी। तीसरा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी, ये वर्ड समझना है। और चौथा रिस्क, रिलेटेड पार्टी के साथ तो कंपनी आराम से क्या कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है। आइजा 550 आपसे कहता है कि जब आप ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे तो आप कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 4। पहला, क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, ये 4 रिस्क। और जब रिस्क भी आइडेंटिफाई हो गए तो सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करते थे नहीं, असेस भी करते थे। प्यारे बच्चों, असेस जल्दी से बता दो, इसकी असेसमेंट क्या होगी? If a risk is a risk of fraud, it shall be treated as a, बच्चों का क्लासेस नहीं देख रहे, मसला होगा, खुदा का वास्ते समझो। अगर फ्रॉड का रिस्क होगा तो हमेशा डन हो गया। अब रिस्क आइडेंटिफाई भी हो गए और रिस्क असेस भी हो गए। अगला काम क्या करें? अगला काम क्या करें भाई, जल्दी छेती छेती, अगला काम क्या करें? अब इस रिस्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? तो मैं ब्लू से प्रोसीजर लिख दूं कुछ, मैं इसी रिस्क के नीचे क्या लिख देता हूं? प्रोसीजर। कंप्लीटनेस के लिए मैं एक काम करूंगा, क्या देखूंगा? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्लस कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट, प्लस इनवॉइस, प्लस कंफर्मेशन। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि मैं क्या कर लूंगा? परफॉर्म। पहला प्रोसीजर मैडम आया, क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आपको लगता है रिस्क है कि मैनेजमेंट को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, क्या मतलब एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा? कि ट्रांजैक्शन तो हुई है, आरपी बता भी रही है, लेकिन एफएस में डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो आप एक काम ये करें, आप कंफर्मेशन भेजें। किसको? रिलेटेड पार्टी। क्या कंफर्मेशन एक बेहतरीन ऑडिट एविडेंस था? एक्सटर्नली भेजेंगे ना यार, क्या मतलब आपको भेजेगा? थर्ड पार्टी डायरेक्टली तो है, रिलायबल है। ऐसा नहीं, देखिए सारी पुरानी एक पूरी क्लास में वर्ड ये पढ़ा था रिलायबल का, अगर उसके बाद भी आप इस तरीके से जवाब दे रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर मुझे थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में मुझे रिप्लाई करती है, कंफर्म से भेजती, क्या रिलायबल ऑडिट एविडेंस है? रिलेटेड पार्टी के केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी नहीं है।
वो तो रिलेटेड पार्टी है, तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन नहीं भेजना, बीच में अगर कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है, लाइक इस केस में कौन इन्वॉल्व था, कोई ना कोई ब्रोकर इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई बैंक इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई लॉयर इन्वॉल्व होगा, तो उन इंटरमीडियरी से भी आप क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तीसरी चीज, और मैं ग्रुप पे सिल्क बैंक की पूरी केस स्टडी भेजूंगा, 1 पेज का डॉक्यूमेंट होगा, सबने लाजमी पढ़ना है उसको, सही है। और तीसरी चीज, मैं रिलेटेड पार्टी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्ट कर सकता हूं। डन हो गया प्यारे बच्चों। तीसरी चीज, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, होल्ड कर रहा हूँ। 4 प्रोसीजर है, बड़े बड़े आसान, मैं आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। क्या है? इंस्पेक्ट, एग्रीमेंट, इवेलुएट, बिजनेस, तो इवेलुएट बिजनेस रैशनल, पहला काम ये करना है। दूसरा काम, जो मैनेजमेंट ने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इज इट कंसिस्टेंट विथ टर्म्स एंड कंडीशन। तीसरा काम, क्या वो ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज है, प्लस क्या उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज्ड एंड, अब ये 4 क्वेश्चन लिख दिए, पढ़ाई दिए मैंने, सही है। और आखिरी चीज क्या है? फ्रॉड। इसको हम इंशाल्लाह किसके साथ पढ़ेंगे, जब हम एक फ्रॉड का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? आइजा 240। 2 प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं प्रोसीजर, इनको मैनेजमेंट और 2 साबित गवर्नेंस इंक्वायरी करना, सही। 2 प्रोसीजर, लेकिन ये रहा क्यों, कब पढ़ेंगे? 200 ये प्रोसीजर हो गए। जहां ये प्रोसीजर हो गए, तो आपने क्या काम करा, आपने, जी, ये इसका क्या मतलब था कि कोई रिलेटेड पार्टी है, इसका मतलब है जब आप ये काम करोगे तो एक न्यू रिलेटेड पार्टी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो जाएंगे। भाई ये काम करी क्यों रहा हूं, आरपी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब ये काम करूंगा तो क्या पॉसिबल, या तो आरपी आइडेंटिफाई होगी, अगर आपको न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है तो आप फौरन से ये न्यू नाम इसको कम्युनिकेट करें, एंगेजमेंट, फौरन से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसके साथ, ये न्यू रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मुझे सारी की सारी कम्युनिकेट करें। मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे कि इस न्यू रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने से कासिर रहे। चौथी चीज, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें और उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। और अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के आपसे ये रिलेटेड पार्टी छुपाई थी, तो फिर आइजा 240 फ्रॉड का स्टैंडर्ड अप्लाई कर दीजिएगा जब पढ़ेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है सारा? आपने ये बोर्ड देखते रहना है, ये नोट कर लिया था मैंने क्लास के स्टार्ट से कहा था कि साथ साथ नोट करते रहिएगा। हाँ, बट ये इसकी तो केस स्टडी दे दूंगा ना, मैं तो टेंशन वाली बात है, इसमें लिखा क्या है, मैंने कुछ भी तो नहीं लिखा।
यार ब्राइटनेस में सही रखी हुई है, तो देख लो उसको, मैं बहुत ज्यादा ब्राइट है तो वो बोर्ड। और मतलब आप लोगों को क्लियर दिख रहा है बच्चों? तो जी ब्राइटनेस कम करो तो वहां से। अच्छा, मुझे 10-15 मिनट मिल सकते हैं आपके? यस, ये क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा, सिर्फ 10-15 मिनट मिल सकते हैं मुझे। हमने पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा? क्या क्या ऑब्जेक्टिव था ऑडिटर का? to obtain which is the, but it is not the, because there are estimates। गुस्से में जवाब दे रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा एस्टिमेट्स, फ्रॉड, सैम्पलिंग। चौथा कौन सा था? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड। डन हो गया प्यारे बच्चों। ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए आपका पहला काम क्या था? आई कैप। आपका दूसरा काम क्या था? प्रोफेशनल। आपका तीसरा काम क्या था? प्रोफेशनल। और चौथा काम क्या था? हमने ये नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने 2 वर्ड पढ़ लिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? critical assessment of audit evidence। डन हो गया प्यारे बच्चों, ऐसे ही था। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था आइजा 315, जो कि आपसे कहता था ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी and its including its internal। हाँ जी, क्या उसने खड़े हो जाओ आप भी। तो obtain an understanding of the entity and its environment including its, जो जिसने वहां देखना था वो भी खड़ा हो जाएगा, यहाँ देख ले। सही है, मैं ज्यादा हसीन और खूबसूरत होते। सही है। आइजा 315 obtain an understanding of the entity and its environment including its internal। ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते थे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि आपके पास क्या था? इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड ऐसा। ये प्यारे बच्चों, ये जो इंटरनल कंट्रोल था, ये एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए था, डिटेक्ट करने के लिए था। मैं EPPDC इस तरह कुछ लिख रहा हूँ। सही है, एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट। और इसको अचीव करने के लिए आप क्या करते थे? ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस। ऐसे ही था क्या? जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते थे तो आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते थे। और व्हाट इज ऑडिट रिस्क? FS may not be equal to। ऐसा ही प्यारे बच्चों, जो ये असेसमेंट थी इसकी 2 चीज हमने पढ़ी थी। अगर तो फ्रॉड है या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये पढ़ा था प्यारे बच्चों ने। फिर आइजा 315 के बाद हम अगली चीज कहां चले गए थे? आइजा। यहाँ हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे ताकि सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। यहाँ पे जो आप परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हुए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि आपको कोई न्यू रिस्क, न्यू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाए, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ जाए, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ जाए और उसके अगेंस्ट मजीद। यहां तक बात समझ आती है बच्चों के लिए? मेरे भाई दूसरी बार लिख रहा हूँ, क्लियर है? तो हाँ सही है। अच्छा, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आइजा 700। बच्चों क्या ये डायग्राम पढ़ चुके हैं पहली क्लास से? क्या ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं? डिफरेंट आइजाज आ रहे हैं ना, इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ रही। आज हमने आइजा 500 की एक सीरीज पढ़ी जिसका नाम था आइजा सफिशिएंट अप्रोप्रिएटनेस। तो यहां तक बात समझ आती है। मैं अब इसको याद करना है, याद करना है, इसको याद करना है, याद करना है। जो मैं आपसे अब एक चीज कहने जा रहा हूं, अगर उसको अच्छे से 5-7 मिनट अगर आपने समझ लिया, आपको जिंदगी भर ये टॉपिक याद रहेगा। अभी स्टार्ट होने से पहले समझ आ गया था कि यार 2-3 बातें होंगी। पहली बात रिस्क, दूसरी बात प्रोसीजर्स। तो ये तो स्ट्रक्चर भी यही बना हुआ है, रिस्क। तो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अब मेरी अगर एक बात आप समझ जाएंगे, आइजा 550 क्या लिखा हुआ है? ऑब्टेन एंड, प्यारे बच्चों कहां से आया ये वर्ड? ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग। 300 किताब में भी ये लिखा हुआ है, किताब क्या आइजा में भी ये लिखा हुआ है, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो भाई अगर रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो क्या क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग। तो ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग किसके? एनवायरमेंट की? नहीं, किसकी? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। क्यों? आप काम किसके ऊपर कर रहे हो? यहां तक बात समझ आती है? तो जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो कुछ हरकत करनी पड़ेगी, कुछ हरारत करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो क्या है हरारत? जल्दी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो वो क्या है? किससे इंक्वायरी करूं? मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्यों करूं? बिकॉज आइजा 200 के हिसाब से मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एफएस। तो इंक्वायरी भी तुमसे करूंगा कि बताओ रिलेटेड पार्टी के ये चीजें कहां से इंक्वायरी कर रहा हूं? मैनेजमेंट से। क्यों? आइजा 200 के तहत मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो पढ़ाई थी, क्या रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये तीनों वर्ड्स कहां से उठ के आ रहे हैं प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी जल्दी। आईएस 24 कहता है कि आपको डिस्क्लोज क्या करना है? रिलेशनशिप एंड। तो फिर आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी भी ये करनी है। नेम, आपको कोई वही नाजिल थोड़ी होगी यार, आप ऐसे कैसे इंक्वायरी कर सकते हो? तो इंक्वायरी करने के लिए कोई ना कोई बाइबल होगी। वो बाइबल क्या है? आईएस 24। और आईएस 24 आपसे कहता है नेम, रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। तो इंक्वायरी भी ये करूंगा ना कि रिलेटेड पार्टी के नाम बता दो, उनके साथ रिलेशनशिप बता दो, और क्योंकि यही 3 चीजें एफएस में डिस्क्लोज हैं और मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से। अच्छा, लेकिन obtain an understanding of entity and its environment including its। अगला सवाल, मैनेजमेंट से एक और इंटरनल कंट्रोल को बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी कर आपके पास क्या कंट्रोल से है? आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज हो सके? आप मुझे बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल है जो आईएस 24 का ऑब्जेक्टिव है? आईएस 24 का ऑब्जेक्टिव क्या? जल्दी से बताएं आपको। अचीव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नहीं टू अचीव दी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएस 24 कहां है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसका ऑब्जेक्टिव क्या आईएस 24 का? टू आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड। तो बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल है, आप कैसे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं? कैसे एक कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी है? कैसे डायरेक्टर की बेटे के साथ कोई ट्रांजैक्शन होगी या बीवी के साथ कोई ट्रांजैक्शन होगी या बाप के साथ कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि रिलेटेड पार्टी
ट्रांजैक्शन है, कैसे पता चलेगा डायरेक्टर के साथ कोई, बताएं आपका प्रोसेस क्या है, बताएं आपके इंटरनल कंट्रोल्स क्या है टू आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज। अच्छा, और फिर उसके बाद सारे नाम किसको पकड़ा दिया, जहां मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी और जहां मैनेजमेंट ने कहा ए एच सी सेल्स, मैंने कहा नहीं नहीं जानी, एक रिस्क है, एक रिस्क है कि सिर्फ ए नहीं है, बी भी हो सकती है। मतलब मैनेजमेंट ने जो ये रिलेटेड पार्टी की लिस्ट आपको है ये कंप्लीट नहीं है। What is audit risk? Financial statement may not be prepared in accordance with. And what is relevant IFRS for related party? And what is the requirement of IS 24 is to identify the related party. The risk is that the management had not identified the related parties. The risk is that the management had not identified the related party. तो ये वर्ड identify से लिंक हो रहा है आपको, identify, account for and तो IS 24 कहता है related party क्या होनी चाहिए, disclose, and the audit risk is कि management ने उसको adequately disclose नहीं करेगी। What is audit risk? The FS may not be equal to IFRS। यहां तक बात समझ आती है। तीसरा रिस्क आउटसाइड द, उसको होल्ड पे रखा हुआ है अभी। चौथा रिस्क फ्रॉड, इसको भी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो सिल्क बैंक वाले एग्जांपल आपके सामने थे, रिलेटेड पार्टी के साथ तो बैठ के आप आराम से फ्रॉड कर सकते हो बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है, बिल्कुल एक्टिव रहना है सबने। अच्छा, रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, मुबारक हो, प्लानिंग फेज हमारा प्लानिंग फेज हमारा अगले कौन से फेज में दाखिल हो गए, तो जो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा है सो खाली नहीं छोड़ूंगा, उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर इन्वेस्टमेंट, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, उसे पता ही है आसान, इन्वेस्टमेंट, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डायरेक्टर्स। भाई ये प्रोसीजर कर क्यों रहा हूं, टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? तुम्हारा नाम क्या है? महरूम नहीं, रोजे में नहीं करता नशे, आंखें बिल्कुल सही है मेरी। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ शिराज, ओकाशा साहब मेरी बात समझे, मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, रिलेटेड पार्टी को तुम नशा याद दिला दिया ना, सारा माइंड मेरा चला गया। सही है। व्हाट इज रिलेटेड पार्टी है क्या? रिलेटेड पार्टी है क्या? तो क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। ओ भाई रिलेटेड पार्टी है क्या? क्या ये होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी है? क्या इस कंपनी, क्या होल्डिंग कंपनी इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है? क्यों? इस कंपनी के शेयर्स किसके पास पड़े हैं? तो अगर मैनेजमेंट ने होल्डिंग कंपनी मुझे नहीं बताई और मैंने होल्डिंग कंपनी ढूंढनी है, तो मैं क्या ढूंढूंगा? मैं शेयर होल्डर रजिस्टर देखूंगा। क्या ये मेरी रिलेटेड पार्टी है? जल्दी, क्यों? मैंने इसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है। तो प्यारे बच्चों, प्रोसीजर भी क्या बनता है? इंस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। जब लिख रहा था तो बच्चा सोच रहा होगा ये क्या चल रहा है। प्यारे बच्चों, सिर्फ लिखा है, समझाना रहता है, प्रैक्टिस रहती है। तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको क्या किया जाता है? ऑथराइज्ड है। तो वो ऑथराइज्ड एंड अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। जब भी मीटिंग होती है, अगर आपने कंपनी से पढ़ा हो, जब भी डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है, डायरेक्टर से कहा जाता है कि जी आप इस मीटिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीजें कहां डिस्क्लोज हो रही होती है, सारी चीजें कहां डॉक्यूमेंट होती है? मिनट्स ऑफ दी मीटिंग। वो देखेंगे तभी तो पता चलेगा डायरेक्टर की बेटी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही थी, तभी ये चीज नहीं, तभी उसने वोट नहीं करा। तो कॉन्फ्लिक्ट इसका यहाँ पे मौजूद है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, एडिक्वेटली ट्रांजैक्शन तो है, बता भी दी है, डिस्क्लोज। जब डिस्क्लोज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि यार जो टर्म डिस्क्लोज होंगे, क्या टर्म्स है, तो वो टर्म्स एंड जो जिसके साथ ट्रांजैक्शन हुई है
उसके साथ कंफर्म कर ले कि भाई क्या यही टर्म्स एंड कंडीशन है, T+22 450 की चीज 1000 की, 1000 की चीज 450 की आपको लोन दिया है, क्या यही टर्म्स है? तो जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है उसके साथ कंफर्म कर लो। उसके अलावा ट्रांजैक्शन के बीच में कोई, उससे कंफर्म कर लो, या उस कंपनी का भी तो ऑडिट होता होगा ना, तो आरिफ हबीब का भी तो ऑडिट होता होगा, तो आरिफ हबीब ने अपने एफएस में 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की होगी, ऑडिटर ने क्या लिखा है उसके ऊपर, क्या नहीं लिखा, क्या टर्म्स है, तो वो चीजें उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लो। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है, हमें क्लियर है? अच्छा, ये करूंगा तो क्या आइडेंटिफाई होगा? ये करूंगा, अगर आप एक कंपनी पे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखें, आप शेयर होल्डर रजिस्टर देखें, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखें, तो क्या मिलेगा? हाँ जी, टोपी से क्या निकलेगा? कबूतर निकलेगा? नहीं, क्या निकलेगा? रिलेटेड, कोई न्यू रिलेटेड पार्टी निकलेगी, या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ न्यू रिलेटेड पार्टी का मतलब रिलेटेड पार्टी बी निकल आएगी, और एग्जिस्टिंग आरपी न्यू ट्रांजैक्शन का मतलब कि उसके साथ सेल्स नहीं हुई है। आयजा आपसे कहता है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आयजा कहता है ये जितना काम करा है वापस से करो, खत्म। आयजा कहता है आप कहाँ खड़े हो, नोट कर लिया था ना आप लोगों ने? आयजा कहता है आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, आपको एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है, जितना काम आप कौन से फेज में खड़े हुए हो? आप फौरन से कौन से फेज में चले जाओ, बिकॉज परफॉर्मेंस फेज में आपको एक, अगर आपको न्यू रिलेटेड पार्टी मिली है तो क्या आपने एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करना था? क्या करा है? नहीं कर दे, पता ही अभी चलो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैनेजमेंट से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि बी तो मैंने मालूम कर लिया है, ये इसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है और उसके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, मुझे वो बता। कुछ आपको अब भी लगता है कि कॉपी मैटर करता है, तो ये सारी चीजें तो मंजन क्या बेचे जा रहा है, ये पीडीएफ बच्चों को पीडीएफ क्यों मिल जाएगी? समझ तो आए बना कैसे स्टैंडर्ड, अच्छी डायग्राम बन जाएंगे, 2-3 हीरो हीरोइन की शक्लें लग जाएंगे, बच्चा बोलेगा यार क्या प्रीमियम पैकेज में लाया ना मुझे तो। अबे यार क्या बेवकूफ बन रहे हो यार, खुदा का वास्ते क्या बेवकूफ बन रहे हो यार, नोट मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है सर। और यही हो रहा है आप लोगों के साथ, बुरा ना मानिएगा, सही है? अच्छा, क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ये बात मेरी समझ आती है, सुनिएगा मेरी बात। तो फौरन से भाई मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यू, हाँ जी, अच्छा। तीसरी चीज, मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा कि इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे कि इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, और जैसे ही मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई तो मैं कहूंगा कि भाई अगर ये है तो वो भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, तो मतलब मुझे अपने रिस्क असेसमेंट को, कि अगर एक रिलेटेड पार्टी है तो 2 और हो सकती है, 2 नहीं तो 4 और हो सकते हैं, मुझे और सिर्फ रिस्क असेसमेंट रिवाइज करके मुझे बैठना नहीं पड़ जाएगा, मुझे उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट, प्यारे बच्चों, रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिवीजन ऑफ, और अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के छुपाई थी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये नोट करने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो कुछ पढ़ लिया उससे, मैं आपसे पहली क्लास में वो डायग्राम बनाई थी, मैंने आपसे क्या कहा था, क्लास में भी वो डायग्राम बनेगी, कोई कंसर्न पढ़ेंगे वो डायग्राम बनेगी, सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ेंगे वो डायग्राम बनेगी, सब्सटेंटिव पढ़ेंगे वो डायग्राम बनेगी। आप सोचे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे भाई, रिलेटेड, क्या मैं आपसे पहली क्लास में रिलेटेड पार्टी आपको पढ़ा सकता हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ,
आप मेरी बात समझ, क्यों क्यों नहीं पढ़ा? एक स्टैंड अभी भी रिलेटेड पार्टी पूरा नहीं पढ़ा सकता, क्यों? फ्रॉड का बनाया अभी भी नहीं पढ़ा सकता, और फ्रॉड को पढ़ते पढ़ते 5-6 क्लासेस लग जाती है। तो हमने जो 5-6 क्लासेस में क्या ले लिया? कॉन्सेप्चुअल, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अब बिल्कुल बिल्कुल सही है, और दोस्त तुमने जवाब देना। मैनेजमेंट आरपी के साथ ट्रांजैक्शन एडिंग स्कीम ये था, आगे यहां बढ़ा, ये आगे कब बढ़ेगा? जब मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड कर देती है। अगर मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है और एज एन ऑडिटर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि मैनेजमेंट ने आरपी एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दी है, ओपिनियन ओपिनियन जबरदस्त। और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती, मॉडिफाइड में क्या मटेरियल है? हाँ मटेरियल है, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। कॉन्सेप्ट लेना है, चीजें आगे सेम है, इसकी ड्राफ्टिंग भी सेम है। कोई याद है ड्राफ्टिंग करवाई थी? IAS 16 से लेके चला था, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कहाँ से लेके चलूंगा? IAS 24 आरपी के साथ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होनी चाहिए। मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया। दिस इज द मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। इनफैक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव तो एडवांस। पूरी ड्राफ्टिंग वही है जो लास्ट क्लास में लिखवाई थी, सिर्फ एक चीज चेंज हो गई। क्या? 16 की जगह क्या आ गया मेरे भाई? यू पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी जिंदगी आसान रहे। आज सिर्फ एक टीजर था, एक ट्रेलर था कि आइजा ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। 1-2 घंटे मेहनत कर लोगे, क्लास में लाइव चीजें देख लोगे, चीजें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी, पेपर पास हो जाएगा, फाइनल पास हो जाएगा, फॉर्म में अच्छा पढ़। इतना अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे 2 लाइनों में बता दो यार आइजा 550 है क्या, आप लोग आइजा 550 ये है कि रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उस रिस्क के अगेंस्ट। जब आपसे पूछा है, ये सीए फाइल का सवाल है 9 नंबर का, तो मैंने आपसे पूछी है, मजाक मजाक में बात है, ये सीए फाइनल का 9 नंबर का 1 लाइन का सवाल, 9 मार्क्स। 1 लाइन का सवाल, 1 लाइन 9 मार्क्स। वॉल्यूम 2 में जाके देख लीजिएगा, ऐसा 9 नंबर का सवाल, और ओपन बुक पॉलिसी है। क्या है? बच्चा देखिए नहीं, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमारे साथ क्या था? अभी भी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस नहीं ली, अपना बहुत बड़ा खसारे में रहोगे, नुकसान करोगे। पहली फुर्सत में वो लेनी है। आज की क्लास में नोटिंग वोटिंग मैटर नहीं करती, आज की क्लास में क्या मैटर करता है? अप्रोच मैटर करती है। और अप्रोच क्या है कि जो पुरानी क्लासेस थी भाई, उससे आज की क्लास में इंशाल्लाह फायदा होगा, और आज की क्लास में जो पढ़ा है उससे अगली क्लासेस में फायदा होगा। मैं स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाऊंगा, डिसिप्लिन वे में पढ़ाऊंगा। आपने अनसिस्टमैटिक और अनडिसिप्लिन वे में पढ़ना है तो फिर पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो यहाँ तक बात समझ आती है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।